नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है पैरामीशियम पार्ट 2। जैसा कि हमने इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, इसके विभिन्न कोशिकाओं के बारे में, और अब इसके आगे ही टॉपिक्स न्यूट्रिशन, पोषण। सर्वप्रथम भोजन। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी प्राणी भोजी आसन करता है। इसका मुख्य भोजन जीवाणु होते हैं जो उस जल में रहते हैं जिसमें यह रहता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक पैरामीशियम द्वारा 24 घंटे की अवधि में 20 से 55 लाख बैसिलस कोलाई खा लिए जाते हैं। इस प्रकार से पैरामीशियम जीवाणुओं के अस्तित्व के लिए भी लाभदायक है। क्योंकि पैरामीशियम द्वारा इतनी बड़ी संख्या में खाए जाने पर अत्यंत शीघ्रता से जनन के कारण जीवाणुओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वे स्वयं अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। यह छोटे छोटे प्रोटोजोआ एक कोशिकीय पौधों, शैवाल, डायटम्स, ईस्ट, जंतुओं तथा पौधों के कुछ टुकड़ों को भी खाता है। यह अधिकांशतः अपाच्य पदार्थ का परित्याग कर देता है तथा कुछ विशेष प्रकार के भोजन को ही खाता है। इसकी एक जाति पैरामीशियम बर्सेरिया बड़ी रोचक है क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्म में असंख्य एक कोशिकीय सहजीवी जीवाणु शैवाल जूक्लेरोला पाए जाती है, जिसका रंग हरा दिखाई देने लगता है। इसके कारण इसमें पैरामीशियम में इस प्रकार इस जाति का पैरामीशियम जूक्लेरोला द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों पर अपना गुजर बसर करता है और अधिक लंबे समय तक पादप संपोषी की भांति जीवित रह सकता है। भोजन की कमी होने पर यह अपने ही जूक्लेरोला को भी पाचन कर सकता है और उसके बिना ही अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। आसन विधि, फीडिंग मैकेनिज्म। जिन स्थानों में पैरामीशियम को अधिक भोजन मिलता है, यह तैरकर वहीं पहुंच जाता है। इसका खाद्य सामग्री को पकड़ने का उपकरण अमीबा और यूग्लिना की अपेक्षा कहीं अधिक इसमें विशिष्ट प्रकार का है। भोजन मुख गुहिका के अधरतल पर स्थित एक निश्चित कोशिका मुख या साइटोस्टोम द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख खांच के पक्षमापों की लगातार स्पंदन गति भोजन कणों सहित जल की धारा को प्रघाण की ओर चलाती है और प्रघाण का पक्षमापी मार्ग भोजन कणों को मुख गुहिका में भेज देता है। यह डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें मास्ट 1947 के अनुसार इस जलधारा में अनेक प्रकार के कण प्रघाण में आते हैं, परंतु छांटे हुए छोटे कण ही मुख गुहिका के अंदर पहुंचते हैं तथा शेष को अस्वीकृत करके बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। पैरामीशियम एक वर्णनात्मक भक्षक, सेलेक्टिव फीडर होता है। यह वह मार्ग जिससे होकर वर्ण किए हुए भोजन कणों को पक्षमापी क्रिया आगे बढ़ाती है वर्ण मार्ग कहलाता है, और वह मार्ग जिससे अस्वीकृत कणों को प्रघाण से बाहर निकाला जाता है अस्वीकरण मार्ग कहलाता है। मुख गुहिका के पक्षमापों के स्पंदन किए हुए भोजन कणों को कोशिका मुख से कोशिका ग्रसनी में भेजते हैं। अब धीरे धीरे भोजन ग्रसनी की तली पर एक आशय में इकट्ठे होने लगता है, जो बाद में एक खाद्यधानी बनकर पृथक हो जाता है। एक खाद्यधानी बनने के बाद 1 से 5 मिनट के अंदर ही दूसरी खाद्यधानी का निर्माण हो जाता है। खाद्यधानियों का बनना भोजन की आपूर्ति तथा आसन की दर पर निर्भर करता है। डाइजेशन या पाचन क्रिया। प्रत्येक खाद्यदानी के अंदर भोजन कणों के चारों ओर जल की एक पतली परत बन जाती है। पैरामीशियम के अंतर्द्रव्य की तीव्र एवं अनियमित गति नहीं पाई जाती, बल्कि अंतर्द्रव्य की मंद एवं नियमित गति से खाद्यदानी लगभग एक निश्चित मार्ग से होकर शरीर में चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, जिससे जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं, साइक्लोसिस। भोजन से भली भांति संतृप्त पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में इस प्रकार के अनेक धानियां एक निश्चित क्रम में
दिशा में भ्रमण करती हुई देखी जा सकती है। ये धानियाँ पहले पीछे की ओर, फिर आगे की ओर तथा फिर मुखीय भाग की ओर फिर कोशिका गुदा तक पहुंच जाती है। इनकी इसी यात्रा के दौरान भोजन का पाचन एवं स्वांगीकरण हो जाता है। लाइसोसोम द्वारा प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट एवं लाइपेज नामक एंजाइमों का स्त्रवण खाद्य धानियों में किया जाता है। अमीबा की भांति खाद्य धानियों के पदार्थ पहले अम्लीय और बाद में क्षारीय हो जाते हैं। खाद्य धानों में होने वाले इस परिवर्तन को कोंगो रेड तथा अन्य रंगों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। जब खाद्यदानी में होने वाले पदार्थों का माध्यम क्षारीय होता है तो उसमें स्रावित एंजाइम क्षारीय दशा दर्शाते हैं। भोजन के पचे हुए उत्पाद ग्लाइकोजन और वसा गोलिकाएं कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाते हैं। ये या तो कोशिका द्रव्य में संचित कर लिए जाते हैं या जैविक क्रिया और वृद्धि में काम आ जाते हैं। इजेशन, बहिक्षेपण। जैसे जैसे भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता जाता है, खाद्यदानी का आकार भी छोटा होता जाता है। अंत में शेष बचा अपच्छ भाग कोशिका मुख के पीछे अधर तल पर स्थित एक निश्चित गुदा बिंदु एनल स्पॉट और साइटोपाइग कोशिका गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कोशिका गुदा एक एनस के स्वभाव की होती है क्योंकि अपच्य पदार्थ सदैव इसी बिंदु से विसर्जित किया जाता है। ये इसमें श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया दिखाई गई है सामान्यतया, जो कि विसरण विधि द्वारा होती रहती है। इसमें रिप्रोडक्शन, जनन क्रिया। पैरामीशियम अनुप्रस्थ द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। इसके अलावा इसमें अनेक प्रकार के केंद्र की पुनर्गठन जैसे संयुग्मन, अंतःमिश्रण, स्वक युग्मन, ऑटोगेमी और इसके अलावा भी और दूसरे प्रकार होते हैं। भोजन एवं तापमान की कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत इसमें पुट्टी भवन भी होता है। पहला प्रकार है अनुप्रस्थ द्विखंडन, ट्रांसफर बाइनरी फिशन। अनुकूल दशाओं में पैरामीशियम सामान्यतः अनुप्रस्थ या क्षैतिज द्विखंडन द्वारा जनन करता है, जो कि इसके शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण बनाता हुआ होता है। इसमें पैरामीशियम भोजन लेना बंद कर देता है और इसकी मुख खांच तथा मुख गुह्य संरचनाएं अदृश्य होने लगती है। इसी बीच इसके लघु केंद्रक में सूत्री विभाजन, माइटोसिस की जटिल प्रक्रिया द्वारा विभाजन आरंभ हो जाता है और केंद्रक कला इसमें विलुप्त नहीं होती है। पहले इसके परिमाण में कुछ वृद्धि होती है, फिर इसके गुणसूत्र जिसकी संख्या प्रजाति के अनुसार 36 से लेकर के 150 तक होती है, प्रकट होने लगती है। प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में बीच में से चिर करके 2 अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड्स बनाते हैं। यह प्रोफेज अवस्था है। अब युग्मित अर्धगुणसूत्र केंद्रीय तंतु में विषुवत रेखा तल पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था है। इसके पश्चात अर्धगुणसूत्रों क्रोमेटिड्स का पृथक्कीकरण होता है और लघु केंद्र की लंबाई में वृद्धि होती है। यह एनाफेज अवस्था है और अंत में टीलोफेज अवस्था में लघु केंद्रक अत्यधिक लंबी हो जाती है और इसके दोनों सिरों पर 2 लघु केंद्रकों में संगठित हो जाते हैं तथा दोनों संतति लघु केंद्रक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। साथ ही गुरु केंद्रक लंबाई में बढ़कर के और मध्य में संकीर्णित होकर असूत्री विभाजन एमाइटोसिस द्वारा विभाजित हो जाती है। अब 2 मुख खांच बनने लगती है, जिनमें से एक अगले भाग में और दूसरे पिछले भाग में, दोनों संकुचन रिक्तिकाओं में से एक अर्ध भाग में तथा दूसरी पश्च अर्ध भाग में ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस प्रकार विभाजित हो रहे जनक प्राणी के प्रत्येक अर्ध भाग में एक एक संकुचनशील रिक्तिका पहुँच जाती है। बाद में दोनों भागों में एक एक नई संकुचनशील रिक्तिका बन जाती है। 2 नई मुख संरचनाएं भी प्रकट होने लगती हैं। इसी बीच शरीर के मध्य में एक संकीर्ण खांच बनने लगती है। यह खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अंत में कोशिका द्रव्य पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं। इनमें से जो जनक प्राणी के अग्रभाग से बनता है उसे प्रोटर और जो पश्च भाग से बनता है उसके ओपिस्थो कहते हैं। This one the process of binary fission। ये दोनों वृद्धि करके, प्रोटर व उपस्थिति दोनों वृद्धि करके पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं और फिर द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं दोबारा से। पैरामीशियम कॉडेटम
द्विखंडन द्वारा एक दिन में 2 या 3 बार विभाजित होता है। यद्यपि एक बार की प्रक्रिया में 30 मिनट का समय लगता है, तथापि संतति पैरामीशियम को पृथक होने में लगभग 1 घंटे या उससे अधिक भी समय लग जाता है। ये सब प्राणी जो एक ही जनक पैरामीशियम से अलैंगिक विभाजन से उत्पन्न होते हैं, संयुक्त रूप से एक क्लोन बनाते हैं। एक क्लोन के समस्त सदस्य आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। संयुग्मन पैरामीशियम एक लैंगिक परिघटना से भी गुजरता है, जिसे संयुग्मन कहते हैं। यद्यपि इसे कभी कभी लैंगिक जनन भी कहा जाता है, तथापि यह समान जाति के 2 प्राणियों के लघु केंद्रकीय पदार्थ के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संलग्न होता है। पैरामीशियम में यह विशिष्ट प्रक्रिया कभी कभी भी द्विखंडनों के अंतर्गत भी पाई जाती है और यह जाति की जैविक शक्ति को निरंतर बनाए रखने हेतु आवश्यक होती है। प्रोसेस संयुग्मन की प्रक्रिया का प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। पैरामीशियम की विभिन्न जातियों में संयुग्मन की प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। संयुग्मन में भिन्न भिन्न संगम प्रकार के 2 प्राणी या पूर्व संयुग्मक प्री कॉन्जुगेंट्स अपने अधर तल से परस्पर संपर्क करते हैं और अपनी मुख्य खांचों द्वारा जुड़ जाते हैं। दोनों प्राणी भोजन लेना बंद कर देते हैं और उनकी मुख्य संरचनाएं अदृश्य हो जाती है। इनके जुड़ने के स्थान की तनुत्वक और एक्टोप्लाज्म हासिल हो जाते हैं और दोनों प्राणियों के बीच एक जीव द्रव्य सेतु प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। अब जुड़ने वाले दोनों प्राणी संयुग्मक कहलाते हैं। संयामी जुड़वा की भांति जुड़े रहने पर भी संयुग्मित युग्म निरंतर सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं और इनमें से प्रत्येक जंतु में जटिल केंद्र की परिवर्तन का एक अनुक्रम चलता है। सबसे पहले प्रत्येक संयुग्मक का कायिक गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और बाद में ये टुकड़े कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मक की लघु केंद्रक के परिमाण में वृद्धि हो जाती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से प्रत्येक संयुग्मक में 4 अगुणित संतति लघु केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 3 अपभ्रष्ट होकर अदृश्य हो जाती हैं, जबकि शेष बची एक संतति लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती है और 2 समान प्रोन्यूक्लियाई या युग्मक केंद्रक का निर्माण करती है या बनाती है। इन दोनों में से छोटी सक्रिय प्रवासी युग्मक केंद्रक और बड़ी निष्क्रिय अचल युग्मक केंद्रक होती है। इसके पश्चात प्रत्येक संयुग्मक की प्रवासी केंद्रक जीव द्रव्य सेतु से होकर साथी संयुग्मक के अंदर पहुंच जाती है तथा उसकी अचल केंद्रक से संयुक्त होकर एक द्विगुणित जायगोट केंद्रक जायगोट न्यूक्लियस या सिनकेरियन का निर्माण करती है। इस प्रकार विभिन्न प्राणियों के 2 केंद्रकों के पूर्ण रूप से संगलित होकर जायगोट केंद्रक बनने की क्रिया को उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। दोनों पैरामीशियम परस्पर जुड़े रहने के लगभग 12 से 48 घंटे पश्चात एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अब यह बहिर संयुग्मक एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। प्रत्येक बहिर संयुग्मक में युग्मनज केंद्रक में शीघ्रता से क्रमिक रूप से 3 विभाजन होते हैं, जिससे प्रत्येक में 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से 4 गुरु केंद्रक तथा 4 लघु केंद्रक बनते हैं। 3 लघु केंद्रक खंडित होकर अदृश्य हो जाते हैं, जबकि शेष बचा एक लघु केंद्रक बहिर संयुग्मक के साथ द्विखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बहिर संयुग्मक से 2 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 गुरु केंद्रक व एक लघु केंद्रक होता है। इसके पश्चात प्रत्येक संतति पैरामीशियम के विभाजन के साथ ही लघु केंद्रक फिर विभाजित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्राणी बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक गुरु केंद्रक व एक लघु केंद्रक होते हैं। इस प्रकार संयुग्मन के अंत में प्रत्येक संयुग्मक से 4 संतति प्राणी बन जाते हैं। संयुग्मन के कारक एवं परिस्थितियाँ। कार्य की रूप से संयुग्मन अति जटिल प्रक्रिया है। यह पैरामीशियम की विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में संयुग्मन नहीं होता। भोजन की कमी या विशेष प्रकार के
जीवाणु की कमी या कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के होने पर ही कुछ जातियों में संयुग्मन का होना पाया गया है। ऐसा पाया गया है कि प्रकाश एवं तापमान का एक निश्चित परास जो भिन्न भिन्न जातियों के लिए भिन्न हो सकता है संयुग्मन के लिए आवश्यक होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में संयुग्मन प्राय प्रातः काल में प्रथम चरण में प्रारंभ होकर दोपहर तक पूर्ण होता है। संयुग्मी प्राणियों का परिमाण 210 माइक्रोन सामान्य प्राणियों के परिमाण 300 से 350 की अपेक्षा सामान्यतया छोटा होता है। संयुग्मन के लिए पोषण की एक निश्चित स्थिति का होना अनिवार्य है, क्योंकि भूखे या आवश्यकता से अधिक भोजन खाए होने पर प्राणी सामान्यतया संयुग्मन नहीं करते हैं। मोपास के अनुसार प्राणी लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने से पूर्व काफ़ी बार अलैंगिक पीढ़ियों से गुजरते हैं, जिससे अपरिपक्वता की अवधि कहा जाता है, और उसके पश्चात वे संयुग्मन करते हैं। परस्पर जुड़ते हुए संयुग्मक आइसोगेमस होते हैं और उनमें आकारिक रूप से नर व मादा का लैंगिक भेद नहीं होता है। एक शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन अर्थात एक ही प्राणी के उत्तराधिकारी डिसेंडेंट्स के बीच संयुग्मन कभी नहीं होता। यह केवल दो भिन्न संगम प्रकारों मैटिंग टाइप्स के प्राणियों के बीच होता है। इस प्रकार पैरामीशियम में एक प्रकार की कार्य की लैंगिक भिन्नता मिलती है। एग्लूटिनेशन संयुग्मन के पक्ष में होता है। इस प्रकार यह संगम प्रकार पदार्थों अर्थात प्रोटीनों की पारस्परिक क्रिया होती है जो पक्षमाभू में स्थित होती है। संयुग्मन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। यद्यपि संयुग्मन के महत्व के विषय में बहुत कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन निम्न कार्य अथवा प्रभाव होते हैं। पहला, ए पुनर्युर्वनन रिजुवेनेशन। यदि द्विखंडन की क्रिया कई पीढ़ियों तक लगातार निरंतर होती रहती है तो पैरामीशियम की शक्ति निरंतर क्षीण होती जाती है और अंत में वह अवनमित कार्य की दक्षता एवं जीर्णता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्राणी गुणन करना बंद कर देता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, उसके संगठन में ह्रास हो जाता है और अंत में मर जाता है। प्रजाति को इस प्रकार जीर्ण होकर नष्ट होने से बचाने के लिए संयुग्मन का आश्रय लिया जाता है तथा यह प्रक्रिया प्राणी में अलैंगिक जनन के पुनर्युर्वनन एवं नष्ट हुई क्षमता का पुनर्संचार करती हुई प्रतीत होती है। फिर भी वुड्रफ और जेनेसिस इस विचारधारा के समर्थक नहीं है, लेकिन संयुग्मन से पुनर्यवन में सहायता मिलती है। केंद्र की पुनर्गठन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। संयुग्मन के अंतर्गत केंद्र की उपकरण का पुनर्गठन एवं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच एक पुनर्समायोजन होता है। संभवतः गुरु केंद्रक अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाओं को करती हुई अपनी शक्तियाँ खो देती है। संयुग्मन में पुरानी गुरु केंद्रक का एक नए गुरु केंद्रक द्वारा प्रतिस्थापन हो जाने से उपापचयी क्रियाओं को त्वरित करने के लिए एक नवीन उत्साह एवं जीवन शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, पैतृक विविधता, हेरिडेटरी वेरिएशन। द्विखंडन द्वारा होने वाले अलैंगिक जनन में जनक प्राणी की पैतृक सामग्री बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरे संतति में पहुंचती रहती है, जिसके फलस्वरूप एक पैरामीशियम से प्राप्त समस्त संतानें एक जैसी ही वंशागति की बनती रहती है। अतः कभी कभी संयुग्मन के होते रहने से वंशागत विविधता, इनहेरिटेड वेरिएशन निश्चित हो जाती है। संयुग्मन होने से दो क्रमों की पूर्वज परंपरा का मिश्रण ठीक द्विलैंगिक जनन की भांति होता रहता है। संयुग्मन के आनुवंशिक परिणाम, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। संयुग्मन करने वाले दोनों संयुग्मों में से यदि एक संयुग्मक प्रभावी जीन AA का संयुग्मी होता है और दूसरा अप्रभावी जीन a का संयुग्मी होता है तो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली पहली पीढ़ी विषमयुग्मजी A कैपिटल A। यदि दोनों संयुग्मक पहले से ही विषमयुग्मजी होते हैं तो परिणाम में संतान समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी कोई भी हो सकती है, और यह इस बात पर करता है कि संयुग्म में कौन से तीन लघु केंद्रकों के नष्ट हो जाने से लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि युग्मक केंद्रकों के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक संयुग्मक के कैपिटल A अथवा a में से किसी का भी विलोपन संभव है।
तीसरा प्रकार है इसमें स्वक युग्मन या स्वमिश्रण द्वारा जनन। W.F. डिलर ने पैरामीशियम ऑरेलिया में संयुग्मन के समान केंद्र के पुनर्गठन का वर्णन किया है इसमें, परंतु यह केवल एक ही प्राणी में होता है। उसने इसमें स्वक युग्मन या स्वयं संयुग्मन का नाम दिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जीव की दो लघु केंद्रक या युग्मक केंद्रक परस्पर संयुक्त होकर एक युग्मज केंद्रक बनाती हैं। प्रोसेस प्रक्रिया इसकी। इस प्रकार के पैरामीशियम ऑरेलिया में दोनों लघु केंद्रकों में असूत्री विभाजन होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप 8 अगुणित संतति केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 7 हासित हो जाते हैं और शेष बची एक केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 युग्मक केंद्रक बनते हैं। इस बीच गुरु केंद्रक वृद्धि करके अनियमित स्किन के समान पिंड में बदल जाती है, जो बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। दोनों युग्मक केंद्रक कोशिका मुख के निकट एक स्थायी जीव द्रव्य शंकु में प्रवेश कर जाती हैं और परस्पर संगलित होकर एक पूर्ण रूपेण समांगी होमोजीनियस द्विगुणित युग्मज केंद्रक का या युग्मज केंद्रक सिनकेरियन बनाती है। इस प्रकार बने युग्मज केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है और 4 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 2 गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक होते हैं। इसके पश्चात कोशिका काय या एवं लघु केंद्रकों में से एक साथ विभाजन होता है, जिससे 2 संतति प्राणी बन जाते हैं। इन संतति प्राणियों में से प्रत्येक में एक नए गुरु केंद्रक तथा 2 लघु केंद्रक होते हैं। इस प्रकार की स्वयुग्मन की क्रिया द्वारा पैरामीशियम का पुनर्युग्मन हो जाता है। स्वक युग्मन के आनुवंशिक परिणाम। यदि स्वक युग्मन एक ऐसे पैरामीशियम के युग्मनज विषम युग्मी कैपिटल ए स्मॉल ए में होगा जिसमें प्रभावी जीन कैपिटल ए हो, तो परिणाम पीढ़ी कैपिटल ए अथवा स्मॉल ए जीन के जीवित रहने पर निर्भर करेगी। यदि जीन कैपिटल ए जीवित रहेगा तो परिणामी पीढ़ी कैपिटल ए प्राणी होंगे और स्मॉल ए जीन के जीवित रहने पर पीढ़ी में स्मॉल ए प्राणी बनेंगे। इस प्रकार स्वक युग्मन का परिणाम सदा समयुग्मजता ही होता है। साइटोगेमी कोशिका युग्मन। आर विसरमैन ने पैरामीशियम कॉर्डेटम में केंद्र की विनिमय के बिना होने वाले एक लैंगिक प्रक्रिया के विषय के बारे में बताया, जिसे उन्होंने कोशिका युग्मन साइटोगेमी नाम दिया। यह प्रक्रिया संयुग्मन के समान ही होती है। इसमें 2 छोटे छोटे पैरामीशियम लगभग 200 माइक्रोन लंबे अस्थायी रूप से अपने मुखीय सतहों द्वारा जुड़े जाते हैं। इनके आरंभी केंद्र की विभाजन भी संयुग्मन के आरंभी विभाजनों के समान ही होते हैं, परंतु इनमें या साइटोगैमोन्स के बीच कोशिका गैमोन्स के बीच केंद्र की विनिमय नहीं होता, बल्कि प्रत्येक प्राणी की दोनों युग्मक केंद्रों ही आपस में परस्पर संलग्नित हो जाते हैं, जिसे स्वक युग्मन की भांति एवं एक युग्मज केंद्रक बन जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 13 घंटों में पूर्ण हो जाती है। एंडोमिक्सिस अंतःमिश्रण। अंतःमिश्रण एक रोचक परिघटना है जिसमें पैरामीशियम की एक वंशागत प्रजाति के संवर्धन में अकेले प्राणी के अंदर संपूर्ण आंतरिक केंद्र की पुनर्गठन होता है। यह संपूर्ण परिघटना के अभाव में होता है, संयुग्मन के अभाव में होता है। 1914 में वुड्रफ एवं अर्डमैन ने सबसे पहले इसे द्वि के लघु केंद्र की जाति पैरामीशियम ऑरेलिया में इस परिघटना को देखा और यह परिघटना लगभग समय 30 दिन के नियमित अंतराल के पश्चात होती है। इसकी समस्त प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार है। इस प्रक्रिया में कायिक गुरु केंद्रक अपभ्रष्ट होकर अदृश्य हो जाती है, जबकि दोनों लघु केंद्रकों में 2 बार विभाजन होने से 8 संतति केंद्रकों की संरचना बनती है। इनमें से 8 संतति केंद्रकों में से 6 अपभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी अवस्था पर पैरामीशियम भी विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार बनी प्रत्येक संतति में एक लघु केंद्रक बन जाता है। अब इस लघु केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है, जिससे 4 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्राणी में 2 गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक हो जाते हैं। पैरामीशियम के द्विखंडन द्वारा 2 संततियों में विभक्त होने के साथ ही लघु केंद्रक फिर विभाजित होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक
संतति में एक गुरु केंद्रक एवं 2 लघु केंद्रक बन जाते हैं। अतः केवल एक जनक से 4 संतानें बन जाते, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और प्रत्येक प्राणी में लगभग अंतःकोशिकीय केंद्र के पुनर्गठन और एवं कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के उपकरण के बीच पुनर्संयोजन हो जाता है। धन्यवाद।